अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई है। उसके दो हिस्से हैं। एक हिस्सा यह है कि अदलिया, क्या अदलिया को मजीद डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है, बेहतर कर दिया गया अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, या उसको तबाह कर दिया गया। यह है इस तरमीम का एक हिस्सा। और दूसरा हिस्सा जो शायद अहम है, बल्कि अगर कहा जाए ज्यादा अहम है तो गलत नहीं होगा, कि जो प्रोसेस जिस तरीके से किया गया है, क्या ऐसा होना चाहिए था। हम अमूमन सिर्फ रिजल्ट देखते हैं मुख्तलिफ चीजों में, प्रोसेस नहीं देखते। प्रोसेस कई दफा ज्यादा अहम होता है उस नतीजे से जिस नतीजे पर आप उस प्रोसेस के जरिए पहुंचते। बहरहाल कुछ लोग आपको इस तरमीम की हिमायत करते नजर आएंगे। वो कहेंगे अदलिया अब सही मानों में आजाद हो गई है। ना सिर्फ यह कि अदलिया सही मानों में आजाद हो गई, बल्कि अब यह अदलिया अवाम की सही मानों में खिदमत कर सकेगी। उसका दूसरा व्यू क्या है कि अदलिया अब सियासतदानों के घर की लौंडी बन जाएगी। वो कैसे कि अब जज तैनात होंगे या चीफ जस्टिस स्पेशल बेंच के बनेंगे, या इस स्पेशल बेंच में उस वक्त आएंगे जब वो हुकूमत को खुश रख सकेंगे, क्योंकि ये अपॉइंटमेंट्स हुकूमत ने करनी है। और वो सियासी फैसले या फैसले जब करने बैठेंगे तो ये सोचकर फैसले करेंगे कि हुकूमत किसी बात से नाराज ना हो, क्योंकि उनको अपनी अगली अपॉइंटमेंट इसी हुकूमत से मिलनी है और उनकी अगली तैनाती इस खुशामद पर या हुकूमत के खुश होने पर मुनहसर है। लेकिन फिर एक दूसरा अल्टरनेट व्यू आएगा, और वो ये है कि इस मुल्क में काले नाग थे, जैसे बिलावल साहब ने कहा, इफ्तिखार चौधरी साहब की मिसाल दी, जैसे साकिब निसार साहब की मिसाल दी, आजकल तहरीक इंसाफ आपको काजी साहब की मिसालें दे रही है। और ये क्यों मिसालें दी जाती हैं कि वो एक वक्त आया कि इस मुल्क में समोसों की कीमत और शराब की बोतलों पर सो मोटो नोटिस दिए जाने लगे, अस्पतालों पे छापे पड़ते थे। हर बिलावल साहब आपको बताएंगे, पीपल्स पार्टी आपको बताएगी, एक वक्त था कि सियासत मुस्लिम लीग नून पिटिशंस लेकर सुप्रीम कोर्ट में खड़ी होती थी, वो एंटरटेन होती थी और किस तरह रिलीफ मिलते थे, या पीपल्स पार्टी को रोज तलवार के आगे खड़ा कर दिया जाता। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून आपको बताएगी कि जब साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस थे तो उस वक्त क्या होता था। सो ये दूसरा ऑल्टरनेट व्यू आपको मिलेगा कि अब ये हम नहीं होने देंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है? देखिए, जजेस जब तैनात होते हैं, असल प्रॉब्लम वहां से शुरू होती है। अगर आप सियासी बुनियादों पर सियासतदान जजेस अपॉइंट करने शुरू कर देंगे तो वहां से हमारी अदलिया का डाउनफॉल शुरू होता है। मैं खुद जानता हूं कि कुछ जजेस को जब एक सियासी जमात की हुकूमत थी अपॉइंट किया गया, वो उनकी पार्टी के ना सिर्फ मेंबर थे बल्कि इलेक्शंस लड़ चुके थे, उनको अपॉइंट कर दिया गया जजेस। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क की सियासत ही ऐसी है, हम यही करना चाहते हैं और हमें यही आता है। सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करना, बहुत से लोगों का ख्याल है कि शायद हम इस मुल्क की जमहूरियत को कमजोर करें। बहरहाल इस मुल्क में बहुत कुछ ऐसा हुआ है, मैंने बहुत देखा है कि ये साहब आएंगे तो ये ठीक हो जाएगा, ये इदारा ठीक हो जाएगा, ये मुल्क ठीक हो जाएगा, ये ठीक कर देंगे सब कुछ। लेकिन आपको पता उसी वक्त चलता है जब वो आते हैं। और इस मुल्क में बहुत देखा है कि किस तरह 63A की खिलाफ वर्जी, या उसको कहना कि नहीं खत्म होनी चाहिए, नैब कानून खत्म नहीं होना चाहिए, जो लोग कानून किसी और के लिए बनाते हैं या खत्म नहीं होने देते, आखिर में इसका उन्हीं के सामने ये सब आता है। दूसरा आ गया प्रोसेस, किस तरह ये हुआ, लोटे बनाएंगे। अब चाहे उसमें धौंस धांधली की वजह से हुआ हो, बहुत से इल्जामात लगे हैं पिछले चंद दिनों में, सियासतदान सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं ये इल्जामात लगाते रहे कि उनके लोगों को उठाया गया या उनके घर वालों को उठाया गया, जिसकी वजह से ये तरमीम के लिए बंदे तोड़ने आसान हो सके। ये भी कहा गया कि पैसे बहुत चले हैं। 12 ये इल्जामात लगे हैं जो इस तरमीम के हवाले। हमारे कुछ दो सेनेटर्स इनके तरफ हैं, जिसकी हम मजम्मत करते हैं। और अगर लोगों को ऐसे उठाना है, मैं कहता हूँ ये जमहूरियत नहीं है, ये शेम डेमोक्रेसी है। हमारे 7 मेंबर हुए हैं अगवा, हमारे और साथी भी हैं, उनको उठाया गया है। मैडम नसीमा एहसान मजबूर किया जा रहा है ताकि आप वोट दें, या यही वोट की इज्जत है। हमारे साथ एक तरफ मुज़ाकरात चल रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पार्लियामेंट के अराकीन को हरासा किया जा रहा है। अगर आपका रवैया बदमाशी का होगा तो फिर हम भी अपना रवैया बदमाशी का जानते हैं। ये मुख्तलिफ पार्टी के सरबराह थे जो अपनी पार्टी के लोगों का बता रहे थे। हुकूमत क्या कहती है? हुकूमत कहती है तो आजाद लोग थे, हमने कोई लोटा नहीं बनाया, किसी दूसरी पार्टी के लोगों को तोड़ा नहीं गया। कम से कम कौमी असेंबली की हद तक वो ये बात कर रहे हैं। सेनेट में तो हम जानते हैं कि मेंगल साहब के 2 लोग थे। क्या कहते हैं हुकूमत के लोग, तो सुनिए। ये जोमा उनकी पार्टीज के ऑनरेबल मेंबर्स ने और आजाद अरकान ने, उन्होंने वोट डाले। कोई यहाँ पर लोटा वोट नहीं है।
ख्वाजा आसिफ साहब ने भी इसी तरह की बात की थी कि प्रोपेगेंडा तो करना है इन लोगों ने। उनका ये कहना था कि ये पीटीआई प्रोपेगेंडा कर रही है। यहाँ पे जो 4 MNA आए हैं उन्होंने आजाद इलेक्शन लड़ा हुआ है, उसने पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन नहीं लड़ा। अपोजिशन जो दावा एक कर रही थी कि उन हुकूमती 7 नुमाइंदे हुकूमत को वोट नहीं देंगे। अपोजिशन जो है वो दावे ना करे तो फिर क्या करे, कुछ तो सौदा बेचना है ना। अख्तर मेंगल साहब ने ट्वीट किया इस सारे के बाद, जबरदस्ती और जबर के जरिए अगवा करके और खवातीन को एक तरमीम मंजूर की गई। ये शरीफ और भुट्टो इस आफत को पास करने पर, खुद को जमहूरियत पसंद कहलाने पर इतने फख्र करते हैं, अपनी कब्रें खुद खोद रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा जमहूरियत और 1973 के आइन का जनाजा जरा धूम से निकले, वोट को जरा और इज्जत दो। ये बात भी अभी अख्तर मेंगल साहब की जानिब से की गई। बिलावल साहब ने असल में इसमें मजीद फ्यूल ऐड हुआ जब बिलावल साहब ने 2 बयान दिए। उन्होंने कहा कि मैं ब्रूट मेजॉरिटी के साथ ये तरमीम कर लूंगा अगर अपोजिशन साथ ना आई तो। क्या कहा उन्होंने, जरा सुनिए। अगर ऑपोजिशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं, मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। उन्होंने कर भी ली। बाकी लोगों ने भी इसी तरह के बयान दिए थे जो हम किसी टाइम सुनाएंगे आपको। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज थी, कुछ लोग बैकअप के तौर पर रखे गए थे। यह भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया जो हुआ, जिसमें जैन कुरैशी साहब की एक मिसाल है। फॉर एग्जांपल, वो पहली मर्तबा आपने देखा होगा कि जैन कुरैशी साहब, उस्मा बुखारी साहबा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका नाम लिया था कि इनको जबरदस्ती पीटीआई ने हॉस्टेज रखा हुआ था। सुनिए उन्होंने क्या कहा था। 7 मेंबरान हैं जिनको उनके रिश्तेदार कह रहे हैं कि अगवा कर लिया गया है। उनमें सेनेटर सैफुल्लाह अबड़ो साहब हैं, शफकत हयात खान साहब हैं, जैन कुरैशी। अगर शाह महमूद कुरैशी के बेटे पे एतबार नहीं है और शाह महमूद कुरैशी के बेटे को पीटीआई अगवा कर सकती है तो फिर इससे आप अंदाजा लगा दें कि हालात कहां तक पहुंच गए। कसूर से लखवी साहब हैं, हाजी इम्तियाज साहब। जैन कुरैशी साहब को मैंने खुद भी कॉल करने की कोशिश की तो मेरी उनकी बहन मेहरबानो कुरैशी साहिबा से बात हुई उस वक्त जब ये बयान आया, क्योंकि जाहिर है हुकूमत का इस कॉन्टेक्स्ट में उनका नाम लेना। उन्हें कहा शाह महमूद कुरैशी साहब का बेटा ये कैसे हो सकता है कि वो पार्टी छोड़ दे। फिर पिछले 3 दिनों से खबर टीवी पर या सोशल मीडिया पर चल रही थी कि जैन कुरैशी दूसरी साइड पर चले गए, लेकिन उनका कोई बयान नहीं आया। कहा जाता है वो बैकअप के तौर पे मौजूद थे। लेकिन जो ही ये सब खत्म हुआ तो फरहान विल्क साहब के ट्विटर अकाउंट से एक बयान उनका रात गए आया, जिसके बारे में साहबजादा हामिद रजा साहब ने भी कहा कि उसकी टाइमिंग बड़ी गलत थी। यानी जब मामलात हो गए, खत्म हो गए, जरूरत नहीं रही, तब बहुत से लोगों ने ये बयान दे दिए। बहुत से केसेस में तहरीक इंसाफ के लोगों से बात करें तो वो खुद भी शक का शिकार हैं कि जाने कौन लोग थे जो किस वजह से इस सारे प्रोसेस का हिस्सा बने। आखिर में जाने से पहले एक वाडा साहब ने भी कहा कि 65 साल तक कोई क्या नहीं कर पाएगा। जरा पहले वाडा साहब को सुन लें। बाप बनने की अब तो कोई अगले 65 साल तक कोशिश नहीं करेगा, क्लैरिटी रखे उस पर। और दूसरा ये वाली विक्ट्री नहीं है, ये वाली विक्ट्री, ये विक्ट्री भी उन्होंने दिखाई। और बिलावल साहब ने भी असल में क्या कहा था, कहा क्या पहले सुन लें। बाप को कैसे भूल सकते हैं, बाप के बगैर ये काम ही नहीं हो सकता था। और ये बाप पार्टी का जिक्र था जिनका वोट पड़ा। बिलाल कियानी साहब हमारे साथ मौजूद है, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। और अब्बास बप्पी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर हैं। बप्पी साहब अगर इजाजत दें, बप्पी साहब आपकी पार्टी में जिन लोगों से भी बात कर रहे हैं, ये जो तरीका कार है, जाहिर है ये लोटे बनाना, चाहे वो इस साइड क्यों या उस साइड क्यों, आपके कितने लोटे बने? क्योंकि मैं इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट देख रहा था, ये तो आजाद लोग नहीं है इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर। कैशी साहब, कल मैं सेनेट में था और जब मैं सेनेट एंटर हुआ पहली दफा मैंने 3.5 साल बाद अपने आप को बड़ा अजनबी फील किया। सेनेट मेरे लिए बहुत अजनबी लग रही थी और ऐसे ऐसे चेहरे जो मैंने जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखे थे वहां घूम फिर रहे थे। और हर बार मेरा जो है ना चेहरा, जो बार बार मैं पिछले दरवाजों की तरफ देखता, अब कोई हमारा आ जाएगा, कोई इधर से आ जाएगा। थोड़ी बात जो वो कासिम रोजो साहब और नसीम एहसान जो मेंगल साहब के दोनों सेनेटर्स हैं, वो जिस तरीके से एंटर हुए, उनके चेहरे जिस तरह उड़े हुए थे, उससे मुझे डर लगा कि शायद थोड़ी देर बाद हमारे भी कुछ सेनेटर्स इधर से आ ना जाए। खैर नंबर्स पूरे हो गए, अल्लाह ने बहुत सारों की इज्जत रखी। बट हैविंग सेड दैट, जो एक पूरा कल माहौल था ना, मैं इस तरमीम पे तो बात अभी करना नहीं चाह रहा, लेकिन जिस तरीके से एग्जीक्यूशन थी, इससे भोंडा तरीका हो ही नहीं सकता था। यानी पाकिस्तान में जमहूरियत के नाम पे जो कल तो बिलावल साहब ने कहा था ना, अगर आप ना आए तो ब्रूट फोर्स के जरिए होगा, वो ब्रूट फोर्स के जरिए हो गया।
یہ did it. اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ بروٹ فورس استعمال کیا, اور فیصل واڈا نے جو کہا ہے نا, یہ جو باپ والی بات یا بلاول بھٹو زرداری صاحب کہہ رہے تھے, مطلب they've done it, they've proven it کہ they can do it, and if they want to do it so وہ کیا جا سکتا ہے. سر یہ بتائیں, یہ مبارک زیب انڈیپینڈنٹ کا پوچھا آج 5 انڈیپینڈنٹ قومی اسمبلی کے ممبران ہیں, یہ 5 انڈیپینڈنٹ کیوں ہیں الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ؟ جی میں بتاتا ہوں کاشف صاحب, ایک تو آپ یاد رکھیے کہ 8 فروری کو پوری پاکستان تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ ہی لڑی تھی. ٹھیک ہے, مطلب آپ کو یاد ہے جوتا, طبلہ, ہارمونیم, ٹوپی, ہم اس کے اوپر ٹھیک ہے, لیکن ہم سارے انڈیپینڈنٹ تھے. جو اس میں ایک بیرسٹر گور انڈیپینڈنٹ ہے لیکن پارٹی چیئرمین ہے, ظاہر ہے وہ نہیں جوائن کر سکتے. عمر ایوب ہے, وہ پارٹی کے سیکرٹری جنرل تھے, وہ جوائن نہیں کر سکتے. بہت سارے لوگ میں نے دیکھے جو, لیکن ان لوگوں کو انڈیپینڈنٹ کیوں, کیا انہوں نے ایفیڈیوٹ نہیں دیا تھا ایس آئی سی کا؟ ایفیڈیوٹ کچھ لوگوں نے دیا تھا جی, ای سی پی نے ان کا ایفیڈیوٹ لینے سے انکار کر دیا تھا. یہ بھی کلیبریشن ہے. یہ جو 4 یا 5 لوگ ہیں, اس پہ ایک کو چھوڑ دیا جائے, جو امتیاز اپنا الیاس صاحب ہیں ان کو چھوڑ دیا رہا ہے, کیونکہ ان کا کوئی کافلی کا ایشو شاید پرابلی چل رہا تھا اس وقت. باقی جو 4 لوگ تھے ان کے ہم نے, کیونکہ یہ کافلی کے ویب سائٹ پر میرے خیال میں کافلی کے ہوں گے. جی جی. اور جو باقی 4 تھے جو ہمارے پاس آ رہے تھے, وہ 4 ہمارے ایسے دوست تھے جو ہماری ٹکٹ پہ لڑے تھے, ہمارے ہی کینڈیڈیٹس تھے, لیکن ان کا جو ایس آئی سی کا سرٹیفکیٹ تھا وہ ای سی پی نے جمع کرنے سے انکار کر دیا. اور آپ کو یاد ہے کہ نوٹیفیکیشن جب ہوا تھا کچھ لوگ آگے پیچھے ہو گئے تھے, تو ہمیں ان کا جو 5-6 لوگوں کا کیوں کیا انہوں نے؟ اس وقت آئینی ترمیم کی کوئی سوچ بھی نہیں تھی. مطلب مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہی. اگر ہم ٹی وی اسکرین پر وہ دکھا سکیں ویب سائٹ کا جو اگر اسکرین شاٹ ہمارے پاس ہو, جہاں پر یہ سارے انڈیپینڈنٹ اراکین ہے, یہ آپ کو نظر آ رہا ہے. مبارک زیب ہیں, گور علی خان, بیرسٹر گور تو ظاہر ہے پارٹی چیئرمین ہے, علی اصغر خان ہے, منار خان صاحب کے پرانے ساتھی ہیں, یہ ظہور حسین قریشی, اورنگزیب خان کھچی. مجھے یہ ذرا دوبارہ بتائیے گا, کیونکہ یہ نہیں, یہ 6-7-5 لوگوں کا انہوں نے نہیں مانا آؤٹ آف اباؤٹ 80. ان کے اس وقت جب سرٹیفکیٹس مانگے گئے تھے تو سم ہاؤ شروع میں ان کے سرٹیفکیٹس, وہ جو شروع میں 40 لوگ نہیں تھے جب ہم اکٹھے کر رہے تھے, ان کے سرٹیفکیٹس ہمارے پاس نہیں آئے. تو ان کے سرٹیفکیٹس کو 15 یا 20 دن لیٹ ہوئے. جب گوہر صاحب کے پاس یہ سرٹیفکیٹس آئے اور وہ ای سی پی کو بھیجے گئے, تو ای سی پی نے وہ سرٹیفکیٹ لینے سے انکار کر دیا. بہت دیر ہو گئی. اس وقت تک یہ جو محفوظ نشستوں کا جو کیس تھا وہ اتنا دور جا چکا تھا کہ ان کو لگ رہا تھا کہ ہر 4-5 سیٹیں اگر اور ایڈ ہو گئی تو ہمیں اور ریزرو سیٹس مل جائیں گی, تو وہ کمپلیکیٹ ہی کرتے گئے. تو وہ انڈیپینڈنٹ ہے, لیکن ہم تو پوری تحریک انصاف انڈیپینڈنٹ. سر یہ زین قریشی صاحب کے کیس پہ میں آتا ہوں, تھوڑی میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا کہ میں بتا دوں آپ کو, میں بہت سے لوگوں سے بات کر چکا ہوں. لیٹس سی, کیونکہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے جو کہا وہ کہتے ہیں بڑا لیٹ, ان کی ٹائمنگ کے اوپر بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے اور کیسے کیا ہے. پروسیس آئینی ترمیم پہ تو میں نے جیسے کہا, کچھ لوگ کہیں گے اچھا ہو گیا, کچھ کہیں گے برا ہو گیا. اب دیکھتے ہیں لائرز کیا کہتے ہیں اس پر, کیا موومنٹ ہوگی, کتنی پوٹنٹ ہوگی, وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. ہو سکتا ہے کتنے لائرز ہوں گے, لائرز میں بھی میں جانتا ہوں کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہہ رہے ہیں ہاں جی سب سیٹ ہے. وہ بار کاؤنسل جو حسن بڑی والی جو ہے, ڈو یو تھنک کہ جمہوریت زیادہ مضبوط ہوتی ہے اس طرح کی ترمیم کرنے سے؟ the way we've done it could have been done better. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کاشف صاحب تھینک یو فار ہیونگ می آن یور شو. دیکھیے کل آپ نے اس کے موقع پہ دونوں ہاؤسز میں جب یہ بل لے ہوا, پیسج کا پروسیس ہوا, تو آپ نے اسپیچز بھی سنی, اور خاص طور پہ قومی اسمبلی کے اندر آپ نے سنا بلاول صاحب بھی بولے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اختتام پر بولے, مولانا صاحب بولے, دیگر جماعتوں کے ایم کیو ایم تھی, پھر عمر ایوب صاحب بولے پی ٹی آئی کی طرف سے. مگر آپ نے دیکھا کہ ایک پچھلے کافی ہفتوں پر محیط ایک جو پولیٹیکل پروسیس رہا ہے, جس کی پی ٹی آئی بھی ایک حصہ رہی ہے, اس میں جاتی عمرہ میں میٹنگز ہوئیں, اکثریتی میٹنگز مولانا صاحب کے گھر ہوئیں, بلاول ہاؤس میں کراچی میں میٹنگز ہوئیں. مولانا صاحب تو سینٹر سٹیج نہیں, دیکھیے اس میں سب جماعتوں کا ایک, اور دیکھیے مولانا صاحب کے ساتھ ہمارا ہر چیز پہ اتفاق نہیں ہے, مگر اس عمل کے اندر ایک سنجیدہ اور کافی طویل نیگوسیشن کے بعد ایک پولیٹیکل پروسیس کے نتیجے میں یہ ڈاکیومنٹ آیا. سر میری عرض سنیے, آپ کے سوال کا مولانا کمپلین کر رہے ہیں میرے بندے اٹھا لیے. نہیں سر میری گزارش تو سنیں. اختر مینگل کمپلین کر رہے ہیں, انہوں نے سینٹر سے ووٹ ڈال دیا. نہیں دیکھیے میری گزارش سنیں. قومی اسمبلی کے اندر ایک بھی آپ کا پی ٹی آئی کا ڈیفیکشن والا سینٹ کی بات کرنا نہیں, پہلے قومی اسمبلی پہ آ جائے نا, تاکہ یہ میں نے خود بتایا. نہیں سر دیکھیے, تو میں نے آپ کو دکھا دیا کہ سارے مگر اتنا فوکس ہے اس کے اوپر. دس از ناٹ دا نیوز, دس از ناٹ دا مین تھنگ. یہ جواب دیں ان کے ممبر خود کہ کیوں نہیں تھے, کون غائب تھے, یہ بتائیں. میں آپ کو اتنا بتاؤں گا. لیکن آپ کہہ رہے ہیں لوٹے بنانا سر نہیں, نہیں سر, میں سب سے پہلے یہ کہہ رہا ہوں کہ مین خبر کیا ہے کہ آئینی ترمیم ایک پاس ہوئی ہے جو متفقہ طور پر پاس ہوئی ہے, اور پی ٹی آئی نے بھی کہا ہے کہ یہ مسودے سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں ہمارا ایک اصول ہے کہ احتجاجاً ہم اس کو ووٹ نہیں ڈال رہے. تو یہ تاثر, یہ کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ آئینی ترمیم جو ہے
In principle, technically, everyone agreed to this document. And PTI did not have a problem with the document. उन्होंने कहा, उन्होंने तो अपनी जीत, बल्कि बिलावल साहब ने भी कल स्पीच में कहा कि भाईजान आप फिर अपनी जो आप इसको ओन कर रहे हैं तो फिर सही तरह ओन कर लें, वोट देके आपका फैसला आप नहीं करना चाहते, तो इस तरीके से हुआ. और कौमी असेंबली के अंदर JUI, पीपल्स पार्टी, PMLN के मेंबरान और 4 आजाद मेंबरान ने, मेरी इत्तला 4 आई थिंक करके हम 225 बनते हैं, और उन्होंने वोट डाला. सेनेट के अंदर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं. उस्मान अली, मुबारक ज़ेब, ज़हूर कुरैशी, औरंगजेब खिच्ची एंड चौधरी इलियास जी. एंड 4 आजाद हैं, एक काफली के, और एक आपके सेनेट के अंदर BNP मेंगल के 2 मेंबरान ने आके वोट डाला. और उसके अलावा अब आप देखेंगे कि इज दैट गुड? बिकॉज ये पार्टियों के बेंचेस पे बैठे रहे हैं, ये आपके ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठे रहे हैं, आप ये कह रहे हैं ये चॉइस है. कल जी अगर एक आईनी तरमीम हो, मैं चाहता हूं पीपल्स पार्टी वाला कोई होता, मैं कहता कि NFC अवार्ड रिविजिट किया गया, 18वीं तरमीम में कुछ चेंजेस कर दी जाए और बंदे तोड़े जाए नून के. नहीं सर, बंदे तोड़े जाए पीपल्स सर, मैं आपको एक गुजारिश कर रहा हूं, फिर ये काम किया जाए तो आपको लगेगा अच्छा कि ये अच्छा हुआ है. देखिए लोगों ने बिल्कुल अपनी मर्जी से वोट डाला, उनको कायल जरूर किया गया. और यही 2, और सिर्फ अगर आप देखें ये 4 आजाद लोग हैं जिनको हमने कायल किया, जो पहले हुकूमती बेंचेस पे नहीं थे कौमी असेंबली में, और जो बैकअप रखा हुआ था, और बैकअप रखे हुए थे सर. बैकअप देखिए, हमारी बिल्कुल पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, बिल्कुल हमने वो भी एक एफर्ट करनी थी. हमने हमेशा कहा कि कल जो आउटकम हुआ ये हमारा आइडियल सिनारियो था, जितना ब्रॉड कंसेंसस हो उतना बेहतर है. और इसके अंदर ये माने ना माने, PTI का भी 7 बंदे और तोड़ के रखे हुए. नहीं सर, PTI का कंसेंसस नहीं, जो ही तरमीम थ्रू हुई है, पास हुई है, 2 बंदों के वीडियो पे काम आ जाते हैं तहरीक इंसाफ के, जो हम तो कहीं नहीं थे. नहीं सर, वो तो खैर ये खुद ही बताएं, और ये इनकी पार्टी वाले खुद आप बयानात आ रहे हैं, वो ये बेहतर बताएंगे. मगर मैं आपको ये कह रहा हूं जवाब देना कि कल सर PTI जो अग्रीव पार्टी है वो बताए कि उनके बंदे क्यों टूटे, तोड़ने वाले नहीं बंदे. देखिए नहीं, देखिए गुजारिश है, हमने बिल्कुल, आपने देखा पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे के अंदर ये काम किया कि बिल्कुल हमने एक कंसेंसस के साथ, PTI ने भी इसको सेलिब्रेट किया 2 दिन पहले कि ये मुसवदा जो है आज जहां पे है, हमें इसमें कोई मेजर प्रॉब्लम नजर नहीं आती. हम मौलाना साहब के मशकूर, उन्होंने सब ये बातें की. आईनी तरमीम एक बहुत तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में आई है, और मैं उम्मीद कर रहा था जिस तरह फिलिस्तीन, मैं आपको लिख के देता हूं, आपके पास मुसवदा नहीं होगा जब जिस वक्त ये पेश हो रहा था असेंबली में. नहीं, आई कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ माइन जो आपकी पार्टी से, मैंने कहा जी मुसवदा कहते सर नहीं पढ़ा. क्या कौन सा प्रोसेस है जिसमें लेजिस्लेटर ने ऐसा नहीं पढ़ा यार? ड्राफ्ट्स बिल्कुल शेयर हुए हैं. लीडरशिप को ये नहीं पता कि ड्राफ्ट A है, B है, C है, वो तो मार्केट में आ गए थे. बिल्कुल किसी को नहीं, ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है. मौलाना साहब और बिलावल साहब की टीम्स की आपस में नेगोशिएशन, हमारी टीम की, उसने जाके ड्राफ्ट शेयर किए हैं, नीचे लीगल टीम सबकी मौजूद थी ना, वो 2 बड़े शेयर कर रहे थे ना. लेजिस्लेटर तो आप हैं, बिलाल कियानी साहब का ज़मीर तो उस वक्त जागना था अगर वो लेजिस्लेशन पढ़ते. नहीं जी, मेरे पास भी बिल्कुल. मैं आपको लिख के देता हूं कि जो लोटे बने उन्होंने भी नहीं पढ़ा. चलिए मुझे फैक्चुअल करेक्शन करने दीजिए, मैं आपको बताता हूं. चंद अभी और कुछ नहीं तो चंद रोज कबल, मैं आई थिंक गालिबन हफ्ता पहले, स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी इसके लिए बनी हुई थी. उसके अंदर पीपल्स पार्टी ने अपना मुसवदा शेयर किया, उसके अंदर PMLN ने आकर अपना मुसवदा शेयर किया, और ना सिर्फ अपना शेयर किया, पाकिस्तान बार काउंसिल से रिसीव्ड कमेंट्स भी इसमें शेयर किए, और वो फिर पब्लिक भी किए गए. पीपल्स पार्टी का भी मुसवदा था, हमारा PMLN का भी था, तो काफी कंसल्टेशन आउटसाइड पॉलिटिकल पार्टीज भी हुई है, इनसाइड भी हुई है, और ये डॉक्यूमेंट्स पब्लिकली अवेलेबल भी थे. बिल्कुल ठीक है. अब काशिफ साहब जी अगर आप बता सकें तो मैं एक थोड़ी सी चीज करेक्शन कर दूं. मेरे मतलब आप साहब ये मैं जरा उनसे ही बात कर लूं, बता दें सर प्लीज. मैं एक नंबर्स बता दूं. सेनेट में इनके पास 58 थे और टोटल इनको 64 लोग चाहिए थे. 6 शॉर्ट थे, 2 हमारे लोग शॉर्ट थे. मैं आपको बैकअप प्लान जरा चेक करें इनका. 2 हमारे लोग शॉर्ट थे, 2 मौलाना साहब के लोग भी शॉर्ट थे, और 2 मेंगल साहब के बंदे शॉर्ट थे. तो 6 इन्होंने बैकअप पे रखे हुए थे. 64 का नंबर पूरा हो गया. जब मौलाना साहब, सर ये बताएं, ये बात ठीक हो गई आपकी, उन्होंने बंदे भी रखे थे, इन्होंने नेशनल असेंबली के आपके मेंबरान भी रखे थे. जैन इज अ बिग नेम. जैन कुरैशी वाज, के पास 8 लोग थे. सर एंड डज PTI हैव अ प्रॉब्लम विद दिस डॉक्यूमेंट और नॉट? कम से कम 10 से 11 लोगों के साथ जो हम आउट ऑफ कांटेक्ट थे, तो उसपे से 5 लोगों को भेजा. 6-7 का बैकअप था कि एंड टाइम पे अगर मौलाना नाराज हो जाते हैं तो वो 6-7 लोग भी आ जाने थे. सो ऐसा जबरदस्त फूल प्रूफ प्लान था कि कल कुछ भी हो जाए, मौलाना ऊपर चला जाए, कोई बंदे का पेट खराब हो जाए, कोई किधर चला जाए, बैकअप में ऐसे रखे जैसे एक्स्ट्रा की टीम के प्लेयर्स ही रिटायर्ड. अगर क्विकली इफ यू कैन टेल मी, अगर आप मुझे बता सके, जैन वर यू सरप्राइज्ड, आपको हैरानगी हुई? आप साउथ पंजाब के मेरे ख्याल प्रेसिडेंट भी रहे, शायद अभी भी होंगे. अभी भी हूं सर. हाँ, अभी भी साउथ पंजाब का प्रेसिडेंट हूं. यस, आई वाज अमेज्ड. मुझे इसका पता परसों वीलॉग से पता लगा. फिर जब मैंने आमिर डोगर साहब से कंफर्म किया तो उन्होंने कहा जी हमारा 4 दिन पहले राब्ता हो गया था. फिर उनकी जो हमशीरा मेहरबानो बहन, उन्होंने फिर एक ट्वीट किया जहां से हमें पता चला. इससे पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी. कौन सा ट्वीट उनका कौन सा ट्वीट था वो जो उनकी सुबह ट्वीट किया था ना कि जी
5 दिन से जैन जो है ना हमारे आउट ऑफ टच है, आउट ऑफ कांटेक्ट है, तो तब हमें पता लगा। लेकिन फिर भी हम थोड़ा उस खबर को थोड़ा डिले इसलिए करें कि यू नो एट टाइम्स इट्स पर्सुएसिव इंस्पिरेशन, कोई इस तरह की बात ना चले, बाकी लोगों को पता नहीं क्या चले, एंड यू नो देयर हैज टू बी अ ग्रेस, बिकॉज़ कोई वेरिफिकेशन आप ये कह रहे जो जैन आउट ऑफ टच थे, क्या कोअर्जन था, यानी जबरदस्त जोर जबरदस्ती की गई, अगवा किया गया, या अपनी मर्जी से गए? I think we'll have to wait when he comes back and tells the whole story. लेकिन जो मेहरबान कुरैशी ने किया था उससे हमें पता चला कि आउट ऑफ टच। आज भी मेरी जब उनसे बात हुई, मैंने उनसे पूछा कि क्या स्टोरी है, उन्होंने कहा जी मैं जैन से पूछ के बताऊंगा। गुड दैट यू आर आल्सो सेइंग द सेम थिंग। बात हुई आज जिसका मतलब से पूछा। ठीक हो गया। मैं मुर्तज़ा आपसे थोड़ी ब्रेक से पहले एक बात करना चाहता हूं। मुर्तज़ा आप सब मेरे साथ मौजूद है जी? जी काशिफ। मुर्तज़ा आप सब क्या हाल है आपका? हमारा भाई कराची से इस्लामाबाद में है, जिस आईनी तरमीम जैसे इतने कठिन मरले को हल कर रहे हैं। मुझे आप सब आपको कैसा लगा? पीपल्स पार्टी वो जमात थी कि जिसकी गवर्नेंस से हमें हमेशा इतराज हुआ करते थे, लेकिन ये वो पार्टी थी जिसको तरफ देखा जाता था आइन, कानून, इंसानी हुकूक, मीडिया की आजादी। जब आपका लीडर खड़े होकर कहता है ब्रूट मेजॉरिटी तुम्हारे बंदे तोड़ के भी मैं आईनी तरमीम कर लूंगा, कैसा महसूस होता है पीपल्स पार्टी का होके आपको? देखें काशिफ साहब, जब आपका माइंड इतना फिक्सेटेड हो कि आप किसी पीपल्स पार्टी चीज से इत्तेफाक नहीं करेंगे तो हम कुछ भी करेंगे तो आप उसके खिलाफ ही बात करेंगे। चले मुझे बताएं, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, आप चीजों के कॉन्टेक्स्ट को समझे ना। समझाएं। ब्रूट मेजॉरिटी तो गवर्नमेंट की होती है ना। आप उसको आप 2/3 नहीं होती, सिर्फ मेजॉरिटी होती है। ब्रूट मेजॉरिटी ऑफ 2/3 इज नॉट विद एवरी गवर्नमेंट। आपको पता है कि बड़े सालों से किसी के पास नहीं है। सुन लीजिए जरा, ब्रूट मेजॉरिटी डज नॉट मीन 2/3 मेजॉरिटी। ब्रूट मेजॉरिटी मीन्स मेजॉरिटी, और मेजॉरिटी को असर्ट कैसे करेंगे, ब्रूट उसका मतलब ये है। जरा थोड़ा सा इसको, आप मुझसे ज्यादा अंग्रेजी जानते हैं, इसको जरा देख लीजिएगा तो सर उन्होंने कहा, मैं आपको दोबारा सुना देता हूं, बिलावल साहब ने कहा अगर आप साथ नहीं आए तो फिर मुस्लिम लीग नून, हम और फिर आपके लोगों को मिला के हम आईनी तरमीम कर लेंगे। मैं आपको दोबारा सुना दूं, सुने सुन ले, हो सकता है मुझे गलती हो सुनने में, मैं आप पढ़े लिखे आदमी होने का मेरे पे इल्जाम भी लगा दिया, तो जरा दोबारा सुन लेते हैं एक दफा। पोजीशन इतने सारे कॉम्प्रोमाइजेस के बाद आज भी हमारे साथ नहीं दे सकते हैं। मुझे मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ब्रूट अक्सरियत पे कानून साजी, आइन साजी करना पड़ूंगा। अगर हमारा साथ नहीं दे सकते, मजबूरन मुस्लिम लीग नवाज और उनके एक्स्ट्रा मेंबर्स के साथ मिलके ये कानून साजी करना पड़ूंगा। अब जरा समझे ना, बिलावल साहब ने कल तो फ्लोर पे भी ये बात कही कि हमने हद्दुल इम्कान कोशिश की है कि हम कंसेंसस बिल्ड करें। वो तो चाह रहे थे कि कंसेंसस बिल्ड करें, जब कंसेंसस नहीं होगा तो आप 2/3 करके कर लेंगे, जिसके लिए उन्होंने मौलाना साहब को राजी किया। आपने पिछले बंदे भी तोड़े। कोई देखें, अब काशिफ साहब आप जिस मफरूजे पर चले जाएं, जो ग्राउंड रियलिटी, क्या ये अख्तर मेंगल झूठ बोल रहा है जब वो कहता है जमहूरियत और 1973 के आइन का जनाजा धूम से निकले? पीपल्स पार्टी, उन्हें कहा जबर के जरिए आपने तरमीम मंजूर की है। ये शरीफ और भुट्टो इसाफत को पास करने पर, खुद को जमहूरियत पसंद कहलाने पर इतने फख्र करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं वो? मैं इसका एक अगर छोटी सी लाइन में आपको जवाब दे दूं। उनको जवाब दें। सर, मेंगल साहब का मैं बहुत एहतराम करता हूँ, बट वो इमरान खान साहब की हुकूमत का हिस्सा थे, आपको पता है ना, और वो हुकूमत किस तरीके से चली थी आपको पता है। लेकिन कभी उन्हें इस तरह का, आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदे तोड़ेगा तो हम भी तोड़ेंगे, अगर कोई फस्तायत करेगा तो हम भी करेंगे। काशिफ मेरी बात सुने ना, अगर बंदे तोड़कर चलना होता ना पीपल्स पार्टी को, तो शायद पीपल्स पार्टी का ये नजरिया इस तरीके से होता ही नहीं, सिचुएशन ये नहीं होती। यही सिचुएशन है यार, आपको पता है 7 बंदे बैकअप पे पड़े हुए थे आपके पास। अगर मौलाना नहीं आते 8 बंदे आपने बैकअप पे भी तैयार किए हुए थे। क्या बात कर रहे हैं काशिफ साहब? देखें, अगेन मफरूजों पे आप चल रहे हैं। ग्राउंड, मेरी बात सुने, ग्राउंड रियलिटी ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ पहले दिन के साथ पीपल्स पार्टी एंगेज कर रही थी। मौलाना साहब के कुछ खदशात थे, कुछ रिजर्वेशन थी, कुछ सजेशंस थी। पीपल्स पार्टी ने एक ब्रिज का किरदार अदा किया। वो ब्रिज पीपल्स पार्टी थी मौलाना साहब और हुकूमत के दरमियान, और मौलाना साहब ने पीटीआई और पीपल्स पार्टी हुकूमत के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा करने की कोशिश की। उनने वो तो सबको नजर आया। असल मसला ये नहीं है, असल मसला उस तरीकाकार से। आज जिस दिन तरमीम हुई उस दिन अखबार पे खबरें लगी हुई थी कि जराए ये कह रहे कि अगर आप साथ ना आए मौलाना तो फिर पहला मुसवदा होगा और फिर तरमीम भी हम करवा लेंगे। ये धमकियां तो दी जाती रही ना। बिलावल साहब ने 2 दफा कही, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है, अगर मुझे इजाजत है मैं एक ब्रेक ले लूं। एक ब्रेक लेते हैं वापस। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ शाहिद खाकान अब्बासी साहब, साबिक वजीर आजम पाकिस्तान, मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब। वालेकुम सलाम।
कैसा महसूस कर रहे हैं आपकी पार्टी ने ये जो 26वीं आईनी तरमीम पास की, वो भी उसका हिस्सा थे और लोग भी इसका हिस्सा थे. हाउ डू यू सी इट? कैसे? मैं जिस जमात में वो इसका हिस्सा नहीं है, साबिक तो बहरहाल आपको मुबारक हो. मैंने आज गूगल चेक किया है तो 12 घंटे में कानून जब मुल्क के अवाम के सामने आया और 12 घंटे के अंदर वो गैजेट नोटिफिकेशन भी हो गया. आज तक इतनी तेजी हमने किसी काम में नहीं की. पता नहीं क्या उजलत थी, मुझे यकीन करो मुझे समझ नहीं आया. सब वो ये ना होना कि उधर कुछ हो जाए. कहाँ पे कुछ हो जाए? वो जो दूसरी साइड पे बिल्डिंग है जिसको सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, वो डर ये भी था ना कि ये ना हो कि उधर को तब्दीली आ जाए, इधर को काम फंस जाए. जल्दी जल्दी करो, रोकना नहीं. तब्दीली तो आएगी अगर गैजेट के बाद ही आती है ना, उससे पहले तो नहीं आ सकती. तो ये बड़ी बड़ी अजीब बात है. अनहोली हेस्ट कहते हैं इसको सर. इनडिसेंट हेस्ट. इनडिसेंट हेस्ट, अनहोली समझे. चलो इनडिसेंट हेस्ट होता है, ये तो अनहोली समझे. ये बताएं आपको प्रॉब्लम क्या है इससे? डू यू हैव अ प्रॉब्लम के तरमीम भी गलत है या तरीके से एतराज है? मुझे तरीके से भी एतराज है और तरमीम से भी. इसकी पूरी जो नीयत है इसके पीछे, नीयत एक ही है कि सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात को महदूद कर दिया जाए और जो जजेस को लगाने का तरीका है, जो जजेस की एलिवेशन का तरीका है, इस सब को कंट्रोल में ले लिया जाए. तो अब ये सारा मामला चला गया. लेकिन 2/3 अक्सरियत है इसमें. मुझे ज्यादा इख्तलाफ उस तरीकाकार से जिससे की गई है, तो मेरा तो इख्तलाफ ज्यादा इख्तलाफ. वो कहते हैं जनाब 2/3 अक्सरियत चाहिए होगी, एक कमेटी बनेगी, जुडिशल कमीशन जो बनेगा, जिसने अपॉइंट करने हैं या जिसने जज लगाने हैं. 2/3 अगर नहीं होगा तो फिर क्या होगा? फिर स्टेट नहीं लिखा हुआ. ये मेरा ख्याल है लिखा हुआ इसके अंदर कि पहले एक तो चीफ जस्टिस को जब पहले 3 में से नहीं होगा, लेट्स गो 1 by 1, तो अगले को फिर उससे अगले को ये ऑफर किया जाएगा कि नहीं, अगर 2/3 नहीं आती फिर क्या होगा? सर ये तो इतना तो मैंने उसको देखा है. मुझे अल्लाह करे कुछ मौजूद हो, अभी पूरी तरह मैंने भी नहीं पढ़ा, लेकिन ये 2/3 वक्ती होगी ना. 2/3 वो कहें वक्ती चलाना है काम, बाद की बात में देखेंगे. नहीं, वक्ती नहीं चलेगा ना. 2/3 से आप कैसे करेंगे? और फिर गुजारिश ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कौन होगा? असल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान? जी, असल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान. वो तो वही होगा जो 3 में से कोई एक जज. नहीं, जो प्रिजाइडिंग जज होगा कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का. सो आप वो कह रहे हैं वो तो किसी सिविल सेशन कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे जो दूसरे होंगे. जी, उन्होंने तो कत्ल का मुकदमा देखना है, वो कब्जा शुब्जा देख लेना. असल जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो प्रिजाइडिंग जज होगा. नाम दूसरे का ही होगा. जिस तरह वो कहते हैं सदर साहब ने हुक्म कर दिया, वो सदर साहब का हुक्म नहीं होता, करता वज़ीर आज़म ही है. जिस तरह हम कहते हैं ये मुल्क वज़ीर आज़म चला रहे हैं. जी, ये भी आप कह सकते हैं. तो आप ये कह रहे हैं कि ये मैं तो ये नहीं कहता, बहरहाल आप कहते हैं. मैंने आपसे पूछा सर, मैं क्यों कहूँ? मेरा दिमाग खराब है. हम ये कहते तो है वज़ीर आज़म साहब ने आज हुक्म किया है तेल की कीमतें कम हो जाएं, इस किस्म के मामलात हैं. तो आप ये कह रहे हैं कि द रियल इफेक्टिव कोर्ट वो बेंच होगा जो आईनी मामला देखे. इसके बाद इख्तियारात होंगे और उससे भी ज्यादा जो रजिस्ट्री है ना, सुप्रीम कोर्ट बहुत ताकतवर हो जाएगी. वो फैसला करेगी कि कौन सा उधर जाता है, कौन सा इधर जाता है. ये फैसला कैसे होगा? ये फैसला तो जहां तक मेरी रजिस्ट्रार करेंगे. रजिस्ट्री जी रजिस्ट्रार के पास ही है. उसकी एक अपील का प्रोसेस भी होता है. वो अपील भी एम्बिगुअस है और जाके मामला फंस जाएंगे. अब एक और हर्डल केसेस में क्रिएट हो जाएगा कि ये जाना किधर है, कि जाना कहाँ है. उसकी अपील का प्रोसेस है. तो अगर आपके खिलाफ आपने जाना इधर था, आप जाने उधर गए हैं, तो आप कहेंगे नहीं मुझे तो उधर भेजो. फिर वो मामला फिर क्योंकि अब तो ये भी कहा आज जो रिमार्क्स आए सैयद मंसूर अली शाह साहब ने कहा, उन्होंने कहा अब तो ये भी पता नहीं है कि कौन सा केस, हर केस के पहले ये फैसला करना पड़ेगा कि आईनी केस है ये नॉन आईनी के गैर आईनी केस है. तो ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन जाएगा. सबसे पहले वो चीफ जस्टिस का उसमें रोल होता है सर, तो एक कमेटी भी होती है. ये ऐसा फैसला कुछ पहले भी होता था, लेकिन इस हवाले से नहीं होता था. ये फैमिली केसेस हैं, बैंकिंग केसेस हैं, इनको कहाँ भेजा जाए, कौन से बेंच में. लेकिन ये तो अब एक बेसिक क्वेश्चन आ जाएगा. और अक्सर जो मामलात एक बड़े सतह पर मुल्क को मुतासिर करते हैं वो आईनी होते हैं. हर चीज आईनी बन सकती है. ये बात ठीक है. हर चीज अगर आप किसी को नौकरी से निकालें वो भी बेसिक फंडामेंटल राइट्स का इशू बन सकता है. और आप कहेंगे जी मेरा फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ तो ये एक आईनी मामला है जिसके तहत मुझे होना चाहिए. आपने को फॉर्म 47 का भी बयान दिया है. आज मैं अखबार में पढ़ रहा था सुबह, वो आपने को 2-3 अखबार में खबर लगी कि फॉर्म 47 की हुकूमत ये क्या तरमीम करने जा रही है. आपको क्या टेंशन? बिल्कुल हक नहीं है.
पहला फिर आपका सोच फैसला समझ के, इसीलिए फॉर्म 47 की हुकूमत हो तो उसको अवाम के पास बिल को लेकर जाना चाहिए। इस सारी तरमीम में पाकिस्तान के अवाम का कोई जिक्र नहीं है, उनके मामले का जिक्र नहीं है। सारी कोशिश है कि हमें मजीद इख्तियारात नहीं सर, लेकिन उनका तो ये कहना है कि असल में इस सारे मामले का मकसद ये है, या जो तरमीम की गई है, कि ये जो लोगों के केसेस हैं, वो जो दूसरा सुप्रीम कोर्ट है वो केसेस सुन, अब चाहे केसेस सुने लोगों के, हल करें मसाइल जो 40-50-60 हज़ार केसेस हो गए। यही लोग हमें बता रहे थे कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बड़ा जरूरी है, वो सारे केस हल करेगा। यहां भी जो आपने ये किया है इससे मजीद मुश्किल पैदा हो जाएगी अवाम के केसेस में। सर देखिए, मसला ये है, जब आप इस हुकूमत को कहते हैं फॉर्म 47 वाली, तो चले मैं फॉर्म मैं नहीं रह गया था, आप मतलब आपकी परेशानी वापस ले लेता हूँ। सर जब आपकी परेशानी मुझे इसलिए समझ नहीं आती कि जब उन्होंने हुकूमत ले ली, चलो हुकूमत छोड़े सर, उन्होंने सीट ले ली, मैं हाल उसी पीछे जब उन्होंने डील ले ली, उसके बाद सीट ले ली, फिर हुकूमत ले ली, अब आपको टेंशन क्या है? वो अब यही काम करने हैं ना, और क्या काम करना है? मुझे टेंशन ये है कि कल ये सारे इसी मामले में धरे जाएंगे। सर जो अदालतों को इख्तियार उनसे लिया है ना, अब अदालतें इंसाफ नहीं करेंगी, वो आपका हुक्म की तामील किया करेंगे। डू यू अग्री विद दिस? बहुत से लोगों का ख्याल है कि अब हम जब जज लगाएंगे तो कोई इफ्तिखार चौधरी, कोई जस्टिस साकिब निसार और कोई काजी फाइजा नहीं आएगा। फाइजा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये वो जज हैं जिनमें हर वक्त की ऑपोजिशन ने उन पर एतराज किया, यानी या हुकूमत ने। काजी फाइजा, माफी चाहता हूं, शुरू करते हैं इफ्तिखार चौधरी साहब से। आपकी हुकूमत थी, आपकी हुकूमत बनाया था, आप ऑपोजिशन में थे, उनको जज मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब ने बनाया था, पता नहीं कब, उससे पहले वो हाई कोर्ट के जज होंगे ना बलूचिस्तान के, फिर तो अब पीएसओ के हल्फ हुए थे ना बाद में। सर मसला यह है कि उस वक्त आप खुश थे, पीपल्स पार्टी मुश्किल में थी, और वो कहते थे ये सियासी जज हैं। जब साकिब निसार साहब का बड़ा जिक्र होता, तो जब वो थे तो आपकी हुकूमत थी, मुश्किल में थी, खान साहब को सारा फेवर मिल रहा था, बड़े खुश थे। अभी मौजूदा हालात में हुकूमत बड़ी खुश है, बड़े कल भी हुकूमती जब लोग तारीफें कर रहे हैं कि जज ऐसा होना चाहिए, और अपोजिशन कहती है आप हमारे बेंच में ना बैठा करें। यही होता ना, एक पार्टी तो नाखुश होती है इस चीज से। ये इसका रास्ता रुक जाएगा? नहीं, रास्ता तो नहीं रुकेगा, लेकिन नाखुशी का एलिमेंट चला जाएगा, क्योंकि आप भी वहां बैठे होंगे सिलेक्शन के अंदर, हो सकता है वो रूल हो जाए। होगा क्या? मैं माइनॉरिटी भी तो हो सकता है, मैं आपको इफेक्टिवली बता दो होगा क्या। ये ले दो का मामला होगा, वहां पर 3 फोर्सेस बैठी हैं उस कमीशन पर, एक जज खुद हैं, उनकी अपनी भी डिवीजन होती है, एक अपोजिशन है, एक हुकूमत है। कहेंगे ठीक है, इस तरह कर यार, इस दफा तेरा बंदा ला देने में तू मेरे बंदे को सपोर्ट कर दें, बस ये होगा। और फिर ये पहले भी गलती थी कि 2 लोग ऐसे हैं कमीशन पर जिनके सामने जज पेश होते हैं, जो जजों के सामने पेश होते हैं। अब जज उनके सामने पेश हुआ करेंगे जो फेडरल लॉ मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल। सर लेकिन क्या आपको लगता है, ये पहले भी गलती थी, उस वक्त भी ये कहा गया भाई ये मत करें, लेकिन चूंकि तरमीम बनाने वाले वो होते हैं तो उन्होंने कहा चले हम इसमें आ जाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह बिलावल साहब ने कहा कि काला नाग, या जो भी लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए, ये रास्ते नहीं बंद होते। मेरा तो मानना है सर, इस मुल्क में जब लोग कुर्सी पे आके बैठते हैं तो पता चलता है कि आपके साथ क्या होगा। तारीख भरी पड़ी है, किसी ने 63 आर्टिकल 62, 63 की मुखालफत की, वो उसमें पकड़ा गया, किसी ने नैब की मुखालफत की, वो उसमें पकड़ा गया। कोई कहता था मैं ये इसके लिए बना रहा हूं, वो अपना उसके गले में वो फंदे पड़ते हैं। लोगों का पहले का फैसला किया जा सकता है कि ये कंट्रोल होंगे या नहीं होंगे, या यू कांट डिसाइड। आप इंसाफ को कंट्रोल, बुनियादी गलती तो यही है ना कि आप इंसाफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। आप जरा देखें ये आईनी तरमीम कहां से शुरू हुई और कहां पे पहुंची है। ये सारा मामला ही बंदियती पे मबनी है। आप जजेस की सिलेक्शन जो है इन कैमरा मत नहीं कर सकते, पब्लिकली करें। हाँ, जो अगर अमेरिका की मिसाल देनी है तो आपने देखा वो स्क्रूटनी का प्रोसेस क्या है, कितनी कमेटियों के गुजर के ये काम होता है। ये स्क्रूटनी का प्रोसेस हमने सिर्फ उधर से एक चीज ली है कि इख्तियार सियासतदान के हाथ में दिया, और मसला ये कि उधर के सियासतदान शायद हमारे जैसे ही हों, लेकिन हमारे सियासतदानों को आपने देख लिया है कि वो अपने मफाद की खातिर मतलब मेरा जज लगना चाहिए। आप मुझे याद है हमारे मरी के 2-3 जजेस लगे थे हाईकोर्ट में, वो उनका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से था, आप जानते हैं, और उनको लगाया गया था हाईकोर्ट का जज बिकॉज़ दे वर पॉलिटिकल वर्कर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, इलेक्शन लड़े हुए थे वो। जी ठीक बात है। ये तो आप और हम दोनों जानते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पार्टियां तो ऐसी जज लगाया करती हैं।
मेरी हुकूमत होगी, मैं वो जज लगाऊंगा जो मेरी पार्टी से इलेक्शन लड़ा होगा, ताकि ये मेरा फेवर करेगा। सो हाउ डू ये पाकिस्तान है। मैं ये कह रहा हूँ ना, ये बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी। तो फिर यही नहीं, उनकी एफिशिएंसी, यानी एफिशिएंसी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ये काम कैसा करते हैं। यानी ये अगर कोई जज आपकी बात नहीं सुनेगा, एसीआर लिखेंगे और उसको खराब कर देंगे। जी एसीआर आ गई है अब। आखिर में मौलाना फजल रहमान साहब का किरदार आप क्या, क्योंकि पीटीआई के मैं देख रहा हूं कि वो जो ट्रोलिंग है वो शुरू हो गई है मौलाना साहब की सोशल मीडिया पे, कि मौलाना से तो यही तवक्को थी, उन्होंने तो हमेशा यही करना था। हाउ डू यू सी इट? देखिए मैं ये समझता हूँ, ऑब्जेक्टिवली देखें ना, कि आज मुल्क में डेमोक्रेट एक रह गया है, मौलाना फजल रहमान। हुकूमती साइड पे या हर साइड पे? हर साइड पे। अपोजिशन ने क्या रोल प्ले किया है? ठीक, अपोजिशन आके बात करती है ना असेंबली के अंदर, या बाहर ही बात कर ले, ये खराबियां हैं, ये गलतियां हैं, भाई पहले बात करते। आप अपोजिशन है, आप यहाँ पर हमले तो कर सकते हैं, दारुल हुकूमत पे जत्थे लेकर आ सकते हैं, लेकिन आप तरमीम के बारे में बात नहीं कर सकते। तो आज जो दाई थे जमहूरियत के, वो आज ये तरमीम पास करने में पेश थे। और कैसे करने में पेश थे, ये भी बड़ा। जी मैं ये कह रहा हूँ ना कि रात के अंधेरे में तरमीम पास कर रहे हैं, क्यों? इसकी वजह क्या है? क्या क्या कर रहे हैं आप? लेकिन मौलाना का रोल आपको मस्बत लगता है? मौलाना का इस सारे मामले में मेरी नजर में मौलाना साहब ने एक बड़ी खराबी से आपको बचाया है, बहुत बड़ी खराबी। इसको जरा एक्सप्लेन कर दें। आप ये कह रहे हैं कि अगर मौलाना ना होते तो शायद वो पहला मुसवदा जिसमें हकूक भी गए और हाई कोर्ट्स भी गए और जजेस भी गए, उससे बच के आप एक बड़े लिमिटेड स्कोप में आ गए। सारी असेंबली बैठी हुई थी, अगर उस दिन मौलाना साहब एग्री कर जाते तो फिर वो पास हो जाता। हाई कोर्ट के जजेस आपके एसडीओ बन जाते, जब मर्जी ट्रांसफर कर दो, और पता नहीं क्या क्या उसके अंदर मिलिट्री कोर्ट्स भी थे और बहुत सी चीजें थी, और बगैर पढ़े पास हो रहा था। तो एक बड़ी खराबी ने मौलाना साहब से आपको बचाया। बगैर पढ़े तो मुझे लगता है आप भी पास हो गए। जी बगैर पढ़े जी, बगैर पढ़े ही पास हुआ है, लेकिन कम से कम डाइल्यूट हो गया ना, पढ़ा तो किसी ने नहीं था, डाइल्यूट हो गया। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी, साबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौजूद थे। नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपके साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाल साहब, शाहिद साहब भी यही कह रहे हैं, ब्रेक में आपने दूसरे सेगमेंट में देखा होगा उनको, वो भी कहते हैं कि रात के अंधेरे में जिस तरह पास की गई, क्यों इस तरह पास करने की जरूरत पड़ी। बिलावल साहब जिस तरह कह रहे हैं, आम तोड़ फोड़ करके कर लेंगे। आर वी हैप्पी दैट पाकिस्तान का निज़ाम, जमहूरियत इस तरह मजबूत कर रहे हैं? काशिफ साहब, आई एम हैप्पी कि कल रात दोनों हाउसेस से, कल शाम और कल रात दोनों हाउसेस से एक तवील पॉलिटिकल प्रोसेस के बाद मुत्तफ़िका तौर पर टेक्निकली अगर आप देखें सिर्फ वोट्स की हद तक, तो जमीयत उलमा इस्लाम, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ने इसको वोट डाला, इंडिपेंडेंस एमक्यूएम ने वोट डाला, आईपीपी ने वोट डाला, बाप पार्टी ने वोट डाला, एजाजुल हक साहब मौजूद हैं, उन्होंने वोट डाला। But that's detail ना, डिटेल ये है कि आपने एक असेंबली से तरमीम करवाई। जी, और देखिए, और कंसेंसस के साथ प्रोसेस के नतीजे में कंसेंसस भी फॉर्म हुआ, पहले पॉलिटिकल प्रोसेस के नतीजे में मुलाकातें भी हुई, कंसेंसस फॉर्म बड़ी It wasn't a 2/3 consensus. It was shy of 2/3 consensus. It was a 2/3 and PTI में बार दोहराऊंगा, PTI ने कहा ये उस मुसव्वदे को सेलिब्रेट किया और कहा मैं तजालन वोट नहीं डालते मगर हम इस मुसव्वदे से राजी हैं। तो बिल्कुल जी, वी सेलिब्रेट दिस एंड बिल्कुल मैं खुश हूं कि हुकूमत सेलिब्रेट करिए इस चीज को। आप ऑन बास बपी साहब, हुकूमत तो ये कहती है, मुझे भी आपके लोगों ने बार कहा कि मुसव्वदा अच्छा है, हम डर रहे थे बहुत खतरनाक होगा। इसकी हिमायत आप लोगों ने नहीं की फॉर पॉलिटिकल रीजंस, आई एम श्योर, वो आपकी सियासी वजूहात जो भी हो उसकी। लेकिन अब आगे चलते हुए आप लोग क्या देख रहे हैं? एक और तरमीम आएगी या यही कोर्ट काम कर देगी? जी आज मैं 20 दिन के बाद ना अपने घर पहुंचा हूं जी, तो आते साथ ही सबसे पहले मेरे बेटे ने पूछा कि बाबा अगली दफा आप कब जाएंगे? तो मैंने से कहा कि 27वीं तरमीम आएगी, उसके बाद फिर मैं और मेरे जैसे कई सैकड़ों सेनेटर एमएनएस अपने घर छोड़ के फिर निकल जाएंगे, क्योंकि जमहूरियत एक दफा फिर तरमीम करने जाएगी। कौन साहब एक बात पूछूं आपसे, आपको कितना खतरा था कि आपके लोग टूट गए? कि आपसे राब्ता हुआ किसी का? वेरी फ्रैंकली ये लोग टूटने का नहीं होता, जो लोग आपको ले जाते हैं ना, फिर आप उनके सर नजर हो गए, फिर वो जो कुछ होना है वहां पे होना, फिर मतलब इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर। फिर वहां पे जो कुछ होगा, फिर वो जो कुछ होगा